हेलो फ्रेंड्स, आज के टाइम में ऐसा कौन है जो कि व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं करता। नॉर्मली गुड मॉर्निंग के मैसेज से लेके गुड नाइट के मैसेज, बाबू सोना जादू टोना, हर तरह की चीज व्हाट्सएप से होती है। पूरी दुनिया में 25% लोग, मतलब लगभग 2 बिलियन लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव यूजर्स हैं इतने। लेकिन व्हाट्सएप फिर भी सभी के लिए कंप्लीटली फ्री है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि व्हाट्सएप पैसा कहां से कमाता है? क्योंकि अगर अरबों लोग उस चीज को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो अरबों रुपए का उसके ऊपर हो सकता है खर्चा भी आ रहा हो। और व्हाट्सएप की शुरुआत कैसे हुई, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पूरी दुनिया भर में बहुत सारी टेक कंपनीज 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में ही शुरू हुई। व्हाट्सएप भी उन्हीं में से एक है। किसी भी चीज की शुरुआत तभी होती है जब उसकी जरूरत होती है। ये सभी ने सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसी क्या जरूरत थी जिसके कारण व्हाट्सएप की शुरुआत हुई? दो लोग, जेन क्वांग और ब्रायन एक्टन, इन दोनों ने मिलकर 2009 में व्हाट्सएप की शुरुआत की। ये दोनों ही पहले याहू कंपनी के अंदर काम करते थे, लेकिन वहां से छोड़ने के बाद में इन्होंने कई दूसरी टेक कंपनीज के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लेकिन उनको वहां से रिजेक्शन मिला। तो व्हाट्सएप की शुरुआत के पीछे कहीं ना कहीं जिम एक रीजन रहा है। व्हाट्सएप के फाउंडर को जिम करने का बड़ा शौक था। वो अपना काफी ज्यादा समय जिम के अंदर स्पेंड करते थे, और उसी टाइम अगर उनका कोई फ्रेंड या रिलेटिव उनको कॉल करे तो वो कॉल को पिकअप नहीं कर पाते। तो उनको एक आइडिया आया कि ऐसा कोई ऐप होना चाहिए जिसके अंदर मैं ये स्टेटस अपडेट कर सकूं कि अभी मैं किसी काम में बिजी हूं, ताकि लोग मुझे उसके ऊपर कॉल नहीं करें। तब उन्होंने सोचा कि जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स है, अगर उनको एक एप्लीकेशन के थ्रू सिर्फ इतना अपडेट मिल जाए कि अभी मैं जिम में हूं, तो वो मुझे कॉल या मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब इस आइडिया के बेसिस पे उन्होंने एक एप्लीकेशन को डेवलप किया जिसका नाम रखा था व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप की जैसा है। व्हाट्सएप, क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो, ये शब्द हम हमारी जिंदगी में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसका नाम सोचा व्हाट्सएप। अब जब भी ये जिम में जाते तो उसके अंदर एक स्टेटस अपडेट कर देते एट द जिम। तो इससे जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं उनको पता चल जाता कि ये अभी जिम के अंदर हैं, तो इनको कॉल मैसेज करने का फायदा नहीं है। तो शुरुआत में फाउंडर के जो भी क्लोज में पर्सन्स थे उन्होंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और उसको यूज किया, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। फिर कई लोगों ने इसको एज अ मैसेजिंग यूज करना शुरू कर दिया। जैसे कोई एक पर्सन व्हाट्सएप में स्टेटस अपडेट कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, तो उसको रिस्पॉन्स करते हुए उसका फ्रेंड व्हाट्सएप में स्टेटस डालता, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी। अब वापस से ये पहला पर्सन यहाँ पर रिप्लाई करता, कैन आई ज्वाइन यू। तो इस तरीके से सिर्फ स्टेटस को अपडेट करके ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। यहाँ पे व्हाट्सएप के फाउंडर्स को ये आइडिया आया कि क्या इसके अंदर मैसेजिंग का ऑप्शन भी डाल सकते हैं, और इस तरीके से व्हाट्सएप एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब क्योंकि व्हाट्सएप इतना लाइट था तो इसके अंदर फाउंडर्स को कोई खास इसका एक्सपेंस नहीं लग रहा था। सबसे बड़ा खर्चा व्हाट्सएप के लिए उसके फर्स्ट टाइम यूजर को वेरिफिकेशन एसएमएस जो जाता है वो हुआ करता था। शुरुआत में व्हाट्सएप एप्लीकेशन पूरी दुनिया भर के लिए फ्री था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर व्हाट्सएप का कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा था, इसके लिए इन्होंने एक रेवेन्यू मॉडल शुरू किया कि 1 ईयर के लिए ये $1 चार्ज करने लगे, जो कि बहुत ज्यादा चीप था उस समय। क्योंकि इंडिया जैसे देश में, ग्रोइंग इकोनॉमीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में हर एक एसएमएस को भेजने का कॉस्ट लगता था। जियो के आने के पहले हम सभी जानते हैं कि ये सभी टेली नेटवर्किंग कंपनीज हमसे कितना ज्यादा चार्ज करती थी कॉलिंग के लिए। उसी तरीके से एक एक एसएमएस का भी बहुत ज्यादा चार्ज लगता था। तो उसके कंपैरिजन में पूरे साल का सिर्फ $1 का कॉस्ट नेग्लिजिबल था। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और कुछ ही समय में इसके 2.5 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो गए। अब यहाँ पर व्हाट्सएप के पास में इन्वेस्टर्स भी आने लग गए, फंडिंग भी आने लग गई। बिना कोई मार्केटिंग किए व्हाट्सएप तो उस समय लाखों यूजर्स तक पहुंच गया, बट आज के टाइम पे बिना मार्केटिंग के बिजनेस को ग्रो करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे किस तरीके से प्रोफेशनली एड्स चलाए जाते हैं उसका मैंने एक डिटेल्ड कोर्स बनाया है। 7 आवर्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, पूरी हिंदी लैंग्वेज के अंदर है। बहुत ही आसानी से आप समझकर अपने बिजनेस के लिए एड चला सकते हैं और बहुत कम कॉस्ट पे लाखों कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानना हो तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप नीचे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। व्हाट्सएप के फाउंडर्स की थिंकिंग हमेशा क्लियर रही है अपने इस एप्लीकेशन को लेकर के, कि इसके अंदर हर चीज टू द पॉइंट होनी चाहिए। कोई भी अननेसेसरी चीज इसके अंदर ऐड नहीं की जाए।
ताकि ये हमेशा लाइट वेट रहे, कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे आपके मोबाइल के अंदर। साथ ही में इसके फाउंडर्स हमेशा से प्राइवेसी को लेकर के कंसर्न थे कि किसी भी तरह के डेटा को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा पैसे कमाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं सीधा 2014 में। फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में एक्वायर किया, जिसमें लगभग $3 बिलियन के शेयर्स प्रोवाइड किए गए व्हाट्सएप के फाउंडर्स को फेसबुक के द्वारा। व्हाट्सएप को खरीदने के पीछे एक रीजन ये भी था कि व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। तो अगर व्हाट्सएप ही फेसबुक कंपनी के अंदर आ जाए तो मैसेंजर इंडस्ट्री के अंदर लगभग कोई कॉम्पिटिटर नहीं रह जाएगा फेसबुक के पास में। पर एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर व्हाट्सएप को बेचा क्यों गया? क्योंकि फेसबुक के एक्वायर करने के पहले व्हाट्सएप का रेवेन्यू लगभग $700 मिलियन क्रॉस कर गया था और ये व्हाट्सएप का एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल रहा है कि अपने यूजर से खाली $1 अ ईयर चार्ज करना। बट अगर इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उसको कौन नहीं बेचना चाहेगा। पर व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने एक कंडीशन हमेशा से रखी कि व्हाट्सएप के अंदर कभी भी किसी तरह का कोई ऐड नहीं चलेगा और इसके डेटा को मिसयूज नहीं किया जाएगा। इस कंडीशन पे व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने व्हाट्सएप को बेच दिया। लेकिन अभी भी व्हाट्सएप एक स्टैंड अलोन बिजनेस रहने वाला था, फेसबुक से अलग काम करने वाला था। मतलब पेरेंट कंपनी तो फेसबुक ही रहेगी, लेकिन जो एम्प्लॉइज पहले व्हाट्सएप के अंदर काम कर रहे थे वही एम्प्लॉइज अभी फेसबुक के कंट्रोल्ड व्हाट्सएप के अंदर काम करेंगे। अब फेसबुक ने जनवरी 2016 के अंदर व्हाट्सएप जो $1 अ ईयर अपने यूजर से चार्ज करता था उसको भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया ताकि वो और ज्यादा यूजर बेस इकट्ठा कर सके। लेकिन अब व्हाट्सएप के पास में कोई भी तरह का सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं था। अब कहीं ना कहीं फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के ऊपर भी प्रेशर आने लग गया उसके इन्वेस्टर का कि भाई व्हाट्सएप को आपने $19 बिलियन दे करके खरीद तो लिया, लेकिन यहाँ से कुछ पैसा तो कमाओ। क्या ये पूरा पैसा पानी में चला गया? इसी प्रेशर के कारण फेसबुक ने व्हाट्सएप के लिए एडवर्टीजमेंट बेस्ड रेवेन्यू मॉडल भी सजेस्ट किया, बट स्टिल ये अभी भी नॉन एडवर्टीजमेंट बेस्ड रेवेन्यू मॉडल के ऊपर ही काम करता रहा। धीरे धीरे करके कुछ टाइम और बीता। जनवरी 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस को एक स्टैंड अलोन ऐप के रूप में लॉन्च किया। यहाँ पर ये एप्लीकेशन सिर्फ बिजनेसेस के लिए बनाया गया था। और फिर जनवरी 2018 में ही व्हाट्सएप के फाउंडर जैन क्वाम ने भी व्हाट्सएप को छोड़ने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो अग्री नहीं थे कि फेसबुक किस तरीके से व्हाट्सएप के डेटा को मिसयूज करने के लिए कोशिश कर रहा था। और साथ में जो एडवर्टीजमेंट बेस्ड रेवेन्यू मॉडल के ऊपर जो बात हो रही थी इसके ऊपर भी जैन क्वाम अग्री नहीं थे। उसके कुछ ही समय बाद में ब्रायन एक्टन जो कि दूसरे को फाउंडर थे व्हाट्सएप के, उन्होंने भी फेसबुक को छोड़ दिया। अभी तक तो फेसबुक के पास में कोई भी रेवेन्यू मॉडल नहीं था व्हाट्सएप के लिए, लेकिन व्हाट्सएप के दोनों को फाउंडर्स के छोड़ने के बाद में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को बिजनेसेस को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और ये इसके लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन गया। यहाँ पर देखा जाए तो किसी तरह के कोई एड्स नहीं चल रहे, लेकिन यूजर से डायरेक्टली बड़े बड़े बिजनेसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू। एपीआई का सिंपल मतलब होता है दो एप्लीकेशंस, दो सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करने का एक जरिया। अब इस एपीआई के थ्रू बिजनेसेस बहुत ही आसानी से अपने यूजर से कम्युनिकेट कर सकते थे व्हाट्सएप में। बहुत सारे काम इसमें ऑटोमेट किए जा सकते थे, जैसे कि एयरलाइन टिकट जो भी बुक हुई है उसका स्टेटस अपडेट करना, होटल बुकिंग के रिलेटेड कुछ भी कम्युनिकेशन करना। तो ये सारी चीज़ें एक चैटबॉट की तरह इस्तेमाल की जा सकती थी और यही व्हाट्सएप के लिए एक रेवेन्यू मॉडल बना। व्हाट्सएप ऐसा भी प्लान कर रहा है कि आने वाले कुछ समय में जो भी हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस देखते हैं वहाँ पे भी हो सकता है एड्स दिखाई दे। एक तरीके से तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को अपने प्लेटफॉर्म के साथ में लिंक कर ही दिया है, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल के अंदर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर अभी व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ये एक तरीके से डेटा ही शेयर करना हो गया कि कौन से यूजर हैं और वो किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने अपने बिजनेस फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज के साथ में व्हाट्सएप के नंबर को कनेक्ट किया हुआ है। व्हाट्सएप के दोनों ही को फाउंडर ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि व्हाट्सएप किसी भी तरह से अपने यूजर का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ में शेयर करेगा। हालांकि फेसबुक ने 2016 में व्हाट्सएप के जितने भी चैट्स, कॉल्स, जो भी चीजें होती है उसको कंप्लीटली एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड कर दिया था। मतलब इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उन चैट्स को ना पढ़ सकती थी, ना फिर उसके अंदर से डेटा निकाल सकती थी। बट स्टिल फेसबुक के ऊपर बार बार इस तरह के एलिगेशंस लगते रहे हैं कि वो व्हाट्सएप के डेटा का मिसयूज करता है। व्हाट्सएप के को फाउंडर जैन क्वाम हमेशा से यही चाहते थे कि व्हाट्सएप के यूजर का डेटा 100% सेफ और एन्क्रिप्टेड रहे, और इसीलिए उन्होंने $50 मिलियन अपनी पर्सनल मनी को इन्वेस्ट करके सिग्नल एप्लीकेशन की शुरुआत की, जो कि कंप्लीटली एड फ्री है।
इसके अंदर किसी भी तरीके से किसी भी तरह का डेटा किसी को भी शेयर नहीं किया जाता। अब यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि सिग्नल एप्लीकेशन फिर कैसे सरवाइव करेगा, पैसे कैसे कमाएगा। पर क्योंकि व्हाट्सएप के फाउंडर हमेशा से यही चाहते थे कि यूजर के डेटा के साथ में कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो, इसीलिए सिग्नल एप्लीकेशन को एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में ही रजिस्टर किया गया। मतलब ये कंपनी सिर्फ डोनेशन के थ्रू जब तक चल सकती है तब तक चलेगी, क्योंकि इसके अंदर कभी किसी तरह का कोई ऐड नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऐड चला ही नहीं सकता जब तक किसी के पास में डेटा नहीं हो यूजर का कि ऐड किसको दिखाना है और किस चीज का दिखाना है। और बात करें अगर व्हाट्सएप के रेवेन्यू की, तो फेसबुक ने कभी भी ब्रेक डाउन करके ये क्लियर नहीं किया कि व्हाट्सएप एज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कितना रेवेन्यू जनरेट करता है मेटा कंपनी के लिए, अब क्योंकि फेसबुक कंपनी का नाम मेटा हो चुका है। बट फोर्ब्स के एक एस्टिमेट के हिसाब से 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू $27 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में व्हाट्सएप का रेवेन्यू मॉडल सिर्फ बिजनेस एपीआई ही रह जाएगा, या फिर किसी न किसी तरीके से फेसबुक एड्स का और दूसरा तरीका खोज निकालेगा, जिसमें से एक उसका प्रोपोज मॉडल है कि स्टेटस के ऊपर ऐड दिखाना। अगर आप इसी तरह की केस स्टडीज देखना चाहते हैं तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ में जो कि ये जानना चाहते हैं कि आखिर व्हाट्सएप पैसा कहां से कमाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मैंने मीशो के ऊपर एक डिटेल केस स्टडी बनाई है, वो भी आपको जरूर पसंद आएगी, उसको आप साइड में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।